हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के शॉर्ट और सिंपल नोट्स। लेकिन एक छोटी सी बात, इन नोट्स को अच्छी तरह समझने के लिए पहले मेरे चैनल पर मौजूद एनिमेटेड एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो ज़रूर देख लेना। वहाँ पूरा चैप्टर कहानी और विजुअल की तरह समझाया गया है। उसे देखने के बाद ये नोट्स आपको 100% आसानी से समझ आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की शुरुआत 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से मानी जाती है। क्रांति के बाद हुए संवैधानिक बदलाव से राजा की शक्ति कम हो गई और देश की ताकत नागरिकों के हाथों में आने लगी। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने लोगों में एकता और अपने देश के प्रति अपनापन बढ़ाया। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों द्वारा किया जाने लगा और इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। राष्ट्र के नाम पर नई स्तुतियां लिखी गई, शपथें ली गई और शहीदों का सम्मान किया जाने लगा। पूरे देश में एक जैसी प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई और सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। आयात निर्यात शुल्क हटा दिए गए और नाप तौल की एक समान व्यवस्था शुरू की गई। पेरिस की फ्रेंच भाषा को पूरे फ्रांस की साझा भाषा बना दिया गया। फ्रांस की घटनाओं को देखकर यूरोप के कई क्षेत्रों में छात्रों और शिक्षित मध्यम वर्ग के लोगों ने जैकोबिन क्लब बनाने शुरू किया। क्रांतिकारी युद्धों के कारण फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचारों को दूसरे देशों तक ले गई। नेपोलियन ने फ्रांस में फिर से राजतंत्र स्थापित किया और प्रजातंत्र खत्म कर दिया। 1804 में नेपोलियन संहिता लागू की गई। इसके तहत जन्म के आधार पर मिलने वाले विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए। यूरोप में राष्ट्रवाद। पहले जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड अलग अलग हिस्सों में बटे हुए थे। जर्मनी कई छोटे छोटे राजशाही राज्यों में, इटली कई डचियों में और स्विट्जरलैंड कई कैंटनों में बटा हुआ था। पूर्वी और मध्य यूरोप में अलग अलग जाति, भाषा और समुदाय के लोग रहते थे। ये लोग अधिकतर निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को मिलाकर बना था। हंगरी में मैग्यार भाषा के साथ कई अन्य बोलियां भी बोली जाती थी। हैब्सबर्ग साम्राज्य के अधीन रहने वाले लोग शासकों के नियंत्रण में रहकर खेती कृषि कार्य करते थे। कुलीन वर्ग तथा मध्यम वर्ग। यूरोप में सबसे शक्तिशाली जमीन का मालिक कुलीन वर्ग था। यह कुलीन वर्ग अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे, लेकिन उनकी जीवन शैली एक जैसी थी। इस वर्ग के लोग ग्रामीण संपत्ति और शहर के हवेलियों के मालिक थे। पश्चिमी यूरोप में ज़मीन पर किराएदार और छोटे किसान खेती करते थे। पूर्वी और मध्य यूरोप में बड़े खेतों पर भूदास खेती करते थे। उत्पादन और व्यापार बढ़ने से शहरों का विकास हुआ और वाणिज्यिक व्यापारी वर्ग बना। यह वर्ग मुख्य रूप से बाजार के लिए उत्पादन पर आधारित था। औद्योगिकरण सबसे पहले इंग्लैंड में 18वीं सदी में शुरू हुआ। फ्रांस और जर्मनी में यह 19वीं सदी में शुरू हुआ। औद्योगिकरण के कारण श्रमिक वर्ग और मध्यम वर्ग बने। मध्यम वर्ग में उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोग शामिल थे। 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक मध्य और पूर्वी यूरोप में इन दोनों वर्गों की संख्या कम थी। कुलीन वर्ग के अधिकार खत्म होने के बाद ही शिक्षित और उदारवादी समूहों के बीच राष्ट्रीय एकता संभव हो पाई। उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने। 19वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में राष्ट्रीय एकता के विचार उदारवाद से अधिक जुड़े हुए थे। उदारवाद शब्द लैटिन भाषा के लिबर से बना है, जिसका अर्थ आज़ाद होता है। मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब व्यक्तियों की आज़ादी और कानून के सामने समानता था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद निरंकुश राजाओं और पादरियों के विशेष अधिकारों के विरोध और संवैधानिक सरकार के समर्थन में था। उदारवादी विचारधारा निजी संपत्ति के स्वामित्व को जरूरी मानते थे। उस समय मतदान और चुनाव लड़ने का अधिकार सिर्फ अमीर पुरुषों को था। संपत्ति न रखने वाले पुरुष और महिलाएं राजनीतिक अधिकारों से वंचित थी। नेपोलियन की संहिता ने महिलाओं को पिता और पति के अधीन रखा। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में राजनीतिक अधिकारों की मांग के आंदोलन शुरू हुए। उदारवाद बाजार की स्वतंत्रता और आयात निर्यात पर रोक हटाने के पक्ष में था। नेपोलियन ने छोटे छोटे क्षेत्रों को मिलाकर 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया। 1815 की रूढ़िवादी व्यवस्था निरंकुश थी, इसलिए नई व्यवस्था की जरूरत महसूस हुई। फ्रांसीसी क्रांति की यादें उदारवादियों को हमेशा प्रेरणा देती रही। इस समय प्रेस की आज़ादी का मुद्दा भी उठाया गया। 1815 के बाद रूढ़िवाद और क्रांतिकारी संगठन।
1815 के बाद दमन के डर से कई उदारवादी राष्ट्रवादी लोग भूमिगत हो गए थे। क्रांतिकारी होने का मतलब राजतंत्रीय व्यवस्था का विरोध करना था। यह व्यवस्था भारत में कांग्रेस के बाद स्थापित हुई थी। आज़ादी के लिए लड़ना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के दो ज़रूरी आधार थे। 1807 में जेनोवा में जन्मा जोसेफ मेज़नी इटली का क्रांतिकारी था और बाद में वह कार्बोनारी संगठन से जुड़ा। उसने दो भूमिगत संगठन बनाए, यंग इटली मार्साई में और यंग यूरोप बर्न में। इनके सदस्य जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड और इटली के समान विचार वाले युवा थे। एकीकरण को इटली की मुक्ति का आधार माना गया। मेज़नी ने समकालीन राजतंत्र का विरोध किया। 1830 से 1848 के युग में राष्ट्रवाद का विकास। इस समय रूढ़िवादी व्यवस्था की ताकत ने उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारों को क्रांति से जोड़ा। इस क्रांति में प्रोफेसर, शिक्षक, क्लर्क और मध्यम वर्ग के व्यापारी शामिल थे। 1830 में फ्रांस में पहला विद्रोह हुआ, जिसके बाद यूनाइटेड किंगडम नीदरलैंड से अलग हो गया। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन ने यूरोप के लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम बढ़ाया। 15वीं सदी में यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूनान की आज़ादी की लड़ाई 1821 में शुरू हुई। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का मूल स्थान बताया। कवि लॉर्ड बायरन 1824 में युद्ध में मरे। 1832 की कुस्तुनतुनिया संधि से यूनान स्वतंत्र राष्ट्र बना। राष्ट्रवाद बनाने में संस्कृति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रोमानी कलाकार साझा इतिहास और परंपरा को राष्ट्र की पहचान मानते थे। 1831 में रूस के खिलाफ विद्रोह हुआ, जिसे बाद में दबा दिया गया। 1830 के दशक में यूरोप में आई कठिनाइयाँ। 1830 का दशक यूरोप में कई बड़ी कठिनाइयाँ लेकर आया। जनसंख्या बढ़ी, जिससे बेरोजगारी भी बढ़ने लगी। गांव के लोग शहरों में आकर भीड़ भाड़ वाले इलाकों और गरीब बस्तियों में रहने लगे। शहरों में हाथ से बने सामानों को मशीन से बने सामानों से मुकाबला करना पड़ा। फसल खराब होने और खाने की चीज़ों के दाम बढ़ने से गांव और शहर दोनों में गरीबी बढ़ गई। 1848 तक खाने की कमी और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, जिससे लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन रोकने और रोजगार देने के लिए राष्ट्रीय कारखानों की स्थापना की गई। 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह किया जो कम दाम देकर कपड़ा खरीदते थे। 1848 में उदारवादियों की क्रांति। 1848 में गरीब मजदूरों के साथ साथ शिक्षित मध्यम वर्ग ने भी स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए क्रांति की। 1848 की घटनाओं के बाद राजा ने गद्दी छोड़ दी और गणतंत्र बना दिया गया। जहां राष्ट्र राज्य नहीं थे, वहां लोगों ने संविधान और देश को एक करने की मांग को एक साथ जोड़ दिया। जर्मनी में एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के लिए मतदान हुआ। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधि फ्रैंकफर्ट संसद के सदस्य बने। संसद में मध्य वर्ग का सबसे अधिक प्रभाव था। उस समय महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने का मुद्दा विवादित रहा। महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। रूढ़िवादी ताकतें 1848 के उदारवादी आंदोलनों को दबाने में सफल रही। 1848 के बाद पूर्वी यूरोप के राजशाहियों ने कुछ सुधार लागू करना शुरू किया। जर्मनी के निर्माण का इतिहास। यूरोप में वर्ष 1848 के बाद राष्ट्रवादी जनतंत्र तथा क्रांति ने अलगाव को जन्म दिया। सत्ता बढ़ाने और राजनीतिक प्रभुत्व पाने के लिए रूढ़िवादियों ने राष्ट्रवादी विचारों का उपयोग किया। जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने थे। वर्ष 1848 में जर्मन महासंघ के क्षेत्रों को मिलाकर राष्ट्र राज्य बनाने की कोशिश असफल रही। बाद में युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ और 1871 में पर्सा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का राजा घोषित किया गया। जर्मनी का निर्माण पर्सा राज्य की ताकत को दिखाता था। नए राज्य ने जर्मनी में न्यायिक व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर जोर दिया और उसके लिए मॉडल तैयार किया गया। क्रांति में प्रोफेसर, शिक्षक, क्लर्क और मध्यम वर्ग के व्यापारी शामिल थे। इटली के निर्माण का इतिहास। जर्मनी की तरह इटली का एकीकरण भी लंबा था। इटली कई वंशानुगत राज्यों और बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में फैला हुआ था। 19वीं सदी के मध्य तक इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। 1830 के दशक में जोसेफ मेज़नी ने एकीकृत इटालवी गणराज्य की योजना रखी। असफल विद्रोह के बाद इटली को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमोंट के राजा पर आई। वह पूरी तरह क्रांतिकारी नहीं था और न ही राजतंत्र का समर्थक था। वह इतालवी से ज़्यादा फ्रेंच भाषा पसंद करता था। स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन लिया गया और सफलता मिली।
वर्ष 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। 19वीं सदी में राष्ट्र का मानवीकरण। 19वीं सदी में कलाकारों के सामने राष्ट्र को दिखाने की समस्या थी। राष्ट्र को महिला रूप में दिखाया गया जो उसका प्रतीक बने। स्वतंत्रता को लाल टोपी और टूटी जंजीर से दिखाया गया। न्याय को एक महिला के रूप में दिखाया गया जिसकी आंखों पर पट्टी और हाथ में तराजू है। कलाकारों ने नारी रूपकों का उपयोग किया। साम्राज्यवाद बनाम राष्ट्रवाद। 19वीं सदी में राष्ट्रवाद के विचार कमज़ोर होने लगे। राष्ट्रवाद के लक्ष्य सीमित हो गए। 1871 में बाल्कन क्षेत्र सबसे ज़्यादा तनाव वाला क्षेत्र था। बाल्कन के लोग स्लाव कहलाते थे। स्वतंत्रता की मांग से यह क्षेत्र लंबे समय तक संघर्ष में रहा। यहाँ कई युद्ध हुए और इसी समय प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ। जहाँ साम्राज्य विरोधी आंदोलन हुए वहाँ राष्ट्रवाद बढ़ा। समाजों को राष्ट्र राज्य में बदलना असामान्य माना जाने लगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।